हाँ जी बेटा। तो अब जीएसटी का आरटीपी देखते हैं, क्योंकि टैक्सेशन में हमने इनकम टैक्स वाला पार्ट देख लिया है। अब जीएसटी पे चलते हैं। ले आओ जी, देखें क्वेश्चन। तो पहले तो उन्होंने नॉर्मली जो स्टेचुटरी गाइडेंस देनी होती है ऊपर की, भाई देखो जी 31/10/2021 तक के लॉ के अकॉर्डिंग ये सब बना हुआ है, वो तो आपको पता ही है यार। अब देखो जी क्या लिखा है। विदुला इम्पैक्ट्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन सप्लाइंग स्पोर्ट्स गुड्स। कंपनी डिड नॉट ऑप्ट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। अच्छा जी, इन्होंने अपने आप से रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। Proper officer under GST based on inquiry finds that concern is liable for registration and he register the firm on temporary registration। तो आपको बताइए कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के अंदर आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो आप फिर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दें विद इन अ टाइम अलाउड, या आप अपील फाइल कर दें कि आपके साथ गलत हुआ है। आफ्टर बीइंग ग्रांटेड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, द कंपनी अवेल्ड द फॉलोइंग सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ इट्स बिजनेस। अब ये आरसी बनने के बाद, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के बाद ये सब सर्विसेज अवेल हो रही हैं। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फ्रॉम ब्लू टैक्सी प्राइवेट लिमिटेड, जहां जीएसटी इतना। तो मिस्टर राजेश को टेक्निकल डायरेक्टर लगाया गया है एडवाइजरी रोल में। तो पेमेंट जो हुई है बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंटेड है, बट ये एम्प्लॉय नहीं है, ध्यान रखना। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस कंपनी इशूड एन इनवॉइस टू अ कस्टमर, एर्नेस्टली चार्ज हायर वैल्यू 34,000 रुपये। 34,000 रुपये ज़्यादा चार्ज कर दिए। सच इनवॉइस वाज इशूड ऑन दिस। कोई बात नहीं, ज़्यादा डेबिट कर दिया, क्रेडिट नोट दे दो। फर्दर इन द मंथ ऑफ फरवरी 21 कंपनी ऑल्सो जनरेटेड अ ई वे बिल इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए। हाउएवर इमीडिएटली ऑन द जनरेशन ऑफ ई वे बिल द बायर कैंसल द ऑर्डर। अब यहाँ ये बेसिकली आपसे पूछेगा कि क्या ये ई वे बिल जड़ा जनरेट हो गया वो कैंसिल कितने आवर्स में करना होता है, या जो ऐसी बातें पूछेगा। In month of February 21, since company was incurring heavy losses, it applied for cancellation of GST registration. Order of cancellation was made on this date, effecting the cancellation or registration with effect from this date. From the following, provide the choose from the following information provided above, choose the most appropriate answer for the following questions। कहते हैं ऊपर जो हमने आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दी है, इधे बेस पे इनके आप आंसर दें। आफ्टर द ग्रांट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, विदुला इम्पैक्ट्स नीड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। देखो वैसे तो 90 डेज होता है, बट मेरा इसमें कोशिश ये होगी कि मैं आपको ना स्टडी मैट में ले जाके चेक करा के हर चीज़। कई बार ना जीएसटी में ऐसा होता है, बंदे कहते कहाँ लिखा है जी, हमने तो पढ़ा ही नहीं जी, हमने तो ये देखा ही नहीं। तो वो चीज़ ना आए, तो हम इसमें रजिस्ट्रेशन वाला स्टडी मैट खोल लेते हैं अपना। तो यहाँ सर्च कर लेते हैं कि भाई ये कहानी कहाँ होगी, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन वर्ड डाल देते हैं। ये देखो सर, टेम्परेरी बेसिस रजिस्ट्रेशन आ ही गया। ये देखिए सर, यहाँ पे हमारे स्टडी मैट में सारी चीज़ आ गई है कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने आपकी कर दी है सुओ मोटो। अब आपकी जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो आपके पास क्या ऑप्शंस बचती हैं वो हम पढ़ने लगे। सच पर्सन शैल सबमिट द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म विद इन 90 डेज, या अपील। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है कि वो पूछ रहा है कि यार हमने ना करना है जी, हमने करना है अप्लाई। नीड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 90 डेज बनना चाहिए। अब इधर आंसर चेक करना चाहिए। आंसर वाली फाइल सर कहाँ पे? ये रही सर आंसर वाली फाइल। इन्होंने 1 का बी दिया है, 1 का बी। अच्छा जी, 1 का बी चेक करते हैं। ये चेक करिए जी, 90 डेज। तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक नॉलेज पे क्वेश्चन बेस्ड था। कहता है इन केस ऑफ द इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज द कंपनी इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल तो नहीं है भाई, डायरेक्टरशिप सर्विस पे देना पड़ेगा। ये रिवर्स चार्ज आरसीएम जो आपने पढ़ा हो, डायरेक्टर या प्रोफेशनल कैपेसिटी वाला है, तो ऐसे में आपको रिवर्स चार्ज लगेगा ही लगेगा। तो इधर आंसर हम ज़्यादा नहीं लटकाते, 2 का भी बी ही दिया हुआ। ठीक है जी, डन। विच डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइस इशूड ऑन 28 फरवरी। देखो वहाँ आपने ज़्यादा चार्ज कर दिया पार्टी को, तो अब नीचे लाना है वैल्यू को, बिल को कम करना है, तो क्रेडिट नोट दे दो यार। तो बी पॉइंट जड़ा है, अब एक बार चेक कर लो ना, ज़्यादा ही चार्ज किया हो ना। पढ़ लेते हैं। चार्ज हायर वैल्यू, ठीक है जी। तो चेक करें जी क्रेडिट नोट, थर्ड का भी बी। कई बार शक होने लगा था सारे एक तरफ जा रहा है तो एग्जाम में तो बिल्कुल हो जाएगा भाई। नालायक पार्टियां होशियार रहें, सतर्क रहें। देन फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ई वे बिल जनरेटेड फॉर द गुड्स इन द मंथ ऑफ फरवरी फॉर विच द ऑर्डर वाज कैंसल्ड।
Once e-way bill generated cannot be cancelled, can be cancelled within 24 hours, 48 hours. सर ये इसके लिए अगर आपको पढ़ना है तो आपको ये मिलेगा जाके इनवॉइस वाले चैप्टर में मिलेगा सर। इनवॉइस वाला चैप्टर यहाँ लगा देते हैं बच्चों के लिए। आजो जी आजो, टैक्स इनवॉइस ये रहा। ये ई-वे बिल की कैंसिलेशन की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे कैंसिलेशन वर्ड सर्च कर लेते हैं। तो ये देखो सर, कैंसिलेशन ऑफ ई-वे बिल सामने ही खड़ा है। देखो क्या लिखा, ई-वे बिल हैज बीन जनरेटेड बट द गुड्स आर ईदर नॉट ट्रांसपोर्टेड आर नॉट टू बी ट्रांसपोर्टेड एज पर द डिटेल, द बिल कैंसल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन कॉमन पोर्टल विद इन 24 आवर्स। विद इन 24 आवर्स आप ये कैंसिल कर सकते होते हैं। तो सर ये विद इन 24 आवर्स वाला ऑप्शन सही है। ई वे बिल कैन बी कैंसल्ड विद इन 24 आवर्स। ये शायद मैं एक आगे आ गया हूँ, फोर्थ रह गया, कोई नहीं उस पर भी चला जाऊंगा। पहले फिफ्थ का चेक करा दो ना, क्योंकि अब ये सारा पड़ा हुआ है। सर फिफ्थ का चेक करा देते हैं। फिफ्थ का बी है जी, फोर्थ हमने स्किप कर दिया था, जरा फोर्थ पे चलते हैं। सर देखो अब इन्होंने ना एंड में लिखा हुआ है कि लाइक हमने बिजनेस में लॉस लूस हो रहा, बंद बुंद करना शायद, तो रजिस्ट्री आरसी जड़ी है कैंसिल करानी है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करानी है जीएसटी वाली। यहाँ पढ़ते हैं कब अप्लाई किया। इट अप्लाइड फॉर द कैंसिलेशन ऑन 15 मार्च 21। ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन 30 मार्च 21 आया। इफेक्टिव 15 मार्च से ये मलयाले आपने अप्लाई किया, फिर उन्होंने चेक किया और आपकी बात मान ली कि हाँ जी भाई आपका जड़ा रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाना चाहिए। ठीक है जी। तो दिक्कत ऐसी है कि भाई ये भी चीज़ कई लोगों ने पढ़ी नहीं होती कि फाइनल रिटर्न रिटर्न कब होती है, कब आपने कैंसिल करना होता है, कैंसिल करने के बाद फाइनल रिटर्न कितने टाइम में भरनी होती है। तो ये सर अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको मिलेगा रिटर्न्स के चैप्टर में। यहाँ हमें फाइनल रिटर्न वर्ड डालना है, नॉर्मली वी विल गेट द आंसर फाइनल रिटर्न। फाइनल लेवल आते जा रहे हैं। ये लो सर, फाइनल रिटर्न एक आपके पास आ चुका है। हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल द फाइनल रिटर्न कर लेंगे सर, पहले हम ये देख लें कितने टाइम में भरनी है। फाइनल रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर। तो डेट इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन 15 मार्च है, जेड़ा डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन है वो 30 मार्च है। पढ़ लें अच्छे से, 30 मार्च यहाँ पे लिखा है। बिल्कुल जी, इससे 3 महीने के अंदर अंदर आप दोबारा एक बार देख लें, जायजा लें मौके का। विद इन 3 months, तो यहाँ से 3 महीने, 30 मार्च मतलब कि 30 जून तक जा सकते हैं हम। तो देखिए जी 30 जून ऑप्शन यहाँ पे आपको दी गई है कि नहीं। सर बिल्कुल 30 जून यहाँ लिखा तो हुआ है, तो इट शुड बी डी। नाउ चेक द आंसर, फोर्थ डी पार्ट, यस डन। कोई ज्यादा मुश्किल केस स्टडी नहीं है, बट वही बात है यार, देखो जो भी एक केस सिनेरियो टाइप क्वेश्चन होते हैं इसमें आपने पढ़ा सारा एक्ट होना चाहिए, मतलब आपको छोड़ छोड़ के जाने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है करने वाले हैं, फिर दिक्कत आ सकती है। Mr. Shambhu, a trader registered in the GST in Delhi, is engaged in the wholesale business of toys for the kids. Mr. Nandi, registered under GST in Patiala, is a regular return filer, supply toys in bulk to Shambhu for selling to the end consumer. दोनों बिजनेसमैन है। पहला है मिस्टर शंभू, ये ट्रेडर है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, दिल्ली में काम करता है होलसेल में। नंदी रजिस्टर्ड है पटियाला में और ये रेगुलर रिटर्न फाइलर भी है। ऐसा क्यों लिखा गया है सर? सर कोई ना कोई घपला होगा, देखते हैं। Shambhu, paying the tax in regular scheme in Delhi, has not filed the GSTR 3B for last 2 months. दिक्कत आएगी सर, लास्ट 2 मंथ से GSTR 3B नहीं भरा। नंदी वॉन्ट्स टू जनरेट ई वे बिल। नंदी, ध्यान से, 5 लाख रुपए का ई वे बिल बिल्कुल बनेगा, टू बी सप्लाइड टू मिस्टर शंभू। ऑल्सो मिस्टर नारायणन फ्रॉम जम्मू जम्मू सॉरी अप्रोच द शंभू फॉर परचेजिंग टॉयज दिस मच फॉर द पर्पस ऑफ रिटर्न गिफ्ट ऑन सन्स फर्स्ट बर्थडे पार्टी। वाह जी वाह, बड़े बंदे। 75,000 रुपए के खिलौने मंगवाए हैं, कहता जी बच्चे का बर्थडे मनाना तो रिटर्न गिफ्ट में देने हैं। शंभू वांट टू जनरेट ई वे बिल इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई टू मिस्टर नारायणन। तो ये आपको देखना होगा ये कौन करना चाह रहा है। सर ये शंभू करना चाह रहा है। शंभू की प्रॉब्लम आपको याद है, उसने पिछले 2 महीने का GSTR 3 भी नहीं भरा हुआ। नंदी सही है, शंभू को दिक्कत आ सकती है। कहता अब बताओ जीएसटी लॉ में जाके भाई नंदी और शंभू क्या ई वे बिल बना सकते हैं?
सर ये भी ई वे बिल वाले चैप्टर में सारा पढ़ा हुआ है, बट अगेन बारीक टॉपिक है, कई बार लोगों ने इतने अच्छी तरह से ई वे बिल को किया नहीं होता। तो यहाँ इन्होंने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, इसके लिए हमें कोई बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इसी पे आ जाओ। रूल 138E ऑफ CGST रूल 2017 कंटेन प्रोविजन pertaining टू ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी। मतलब कि आप ई वे बिल जनरेट ही नहीं कर पाएंगे, ये रूल 138E में ऐसी प्रोविजंस हैं। यूजर विल नॉट बी एबल टू जनरेट ई वे बिल फॉर ए GSTN if said GSTN is not eligible for ई-वे बिल जनरेशन। सर ये तो आपने कह दी बात, अब बताएं नॉट एलिजिबल होएगा कैसे। It provides that blocking of GSTN for e-will would only be for defaulting supplier GSTN, not for the defaulting recipient। मतलब सप्लायर जो डिफॉल्टिंग है तो वो जनरेट नहीं कर पाएगा, बाकी अगर आप सही हैं, आपका रेसिपिएंट जो है वो डिफॉल्टर है, तो आप कर दो जनरेट, उसमें क्या दिक्कत है। In terms of 138E rule, a person paying tax under regular scheme who has not furnished the return for a consecutive period of two tax periods is considered as defaulting। तो इसमें कौन था, वो शंभू था शायद। शंभू के पास चलें जी। शंभू जी क्या कह रहे हैं, शंभू जी कह रहे थे कि इन्होंने रिटर्न नहीं भरी है, तो सर ये तो फिर डिफॉल्टिंग बंदे हो गए। बिल्कुल सर। सस्पेंडेड GSTN कैन नॉट जनरेट ई-वे बिल एज सप्लायर। However, the suspended GSTN can get the e-bill as recipient और ट्रांसपोर्टर। बिल्कुल, ये रिसीवर बन सकता है ई बिल में, ट्रांसपोर्टर बन सकता है, पर ये जनरेट नहीं कर सकता, ये समझें। In other words, e-way bill facility is blocked in respect of any outward movement of goods or registered person who is not eligible as per this। मतलब जो आपने एक आउटवर्ड मूवमेंट करनी है उसमें आप जनरेट नहीं कर पाएंगे, जो आप एलिजिबल नहीं है। ई-वे बिल कैन बी जनरेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवर्ड सप्लाईज। इनवर्ड सप्लाईज के लिए बन सकता होता है। और आगे आगे बढ़ते जाते हैं। Thus, applying the above provision, there will be no restriction in generating the e-way bill by Mr. Nandi, because Nandi जब outward supply कर रहा है, ये regular return filer है। E-way bill is blocked in case of the movement made by Shambhu to Mr. Narayan, बच्चे की पार्टी बर्थडे की, वहाँ ये ई-वे बिल नहीं बन पाना क्योंकि आउटवर्ड मूवमेंट शंभू कर रहा है और इसने पास 2 महीने से अपनी जी रिटर्न है GSTR 3B वाली वो नहीं भरी है। तो ये अगेन ई-वे बिल जिसे कई लोग कहते हैं ये कहाँ आएगा, ये तो बहुत ज़्यादा है, रहन दो, उसमें से एंड डीप टॉपिक ढूंढा उन्होंने। और सुनते हैं। तो 7th, Mr. Ayushman, a registered person having intrastate aggregate turnover of 1.2 crore in preceding financial year, did not file the GSTR 3B for the month of September 2021 by 10th of November. The amount of tax payable is this much. All supplies are intra. If there is any late fee। अब इसमें मैं आपको बता दूं, इंस्टीट्यूट का एक स्टेचुटरी अपडेट आता है हर साल, हर अटेम्प्ट में, कि भाई इन चीज़ों पे ध्यान दे लो, इन पे ध्यान दे लो। तो स्टेचुटरी अपडेट का ये टॉपिक है, पहले हम उसमें ले चलते हैं। ये है जी अपडेट वाली फाइल, ये जी सब इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, प्लीज़ आप डाउनलोड करके इस सबको पढ़ा करो। ये आपके मई 22 अटेम्प्ट के लिए बहुत देर पहले से आया हुआ। एग्जामिशन के चैप्टर में क्या चेंज है वो बताया गया है। और आगे आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन एदा भी सवाल आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, ये भी पढ़ाऊंगा। फिर जी आपके ई-वे बिल्स में जो चेंजेस आए हैं वो यहाँ बताए गए हैं। तो 138E वगैरह वो सारा जो भी हम बात कर रहे थे कि कौन जनरेट नहीं कर पाएगा, उस पर भी ठीक ठाक दिया हुआ है इसमें, ये जरूर पढ़ना चाहिए सारा। अब आ गया जी ये रिटर्न्स वाला, इसको मैं यहाँ से कवर करा देता हूँ आपको। Maximum late fee payable under Section 47 for delayed filing of GSTR 1, 3B, 4 and 7 rationalized। Section 47 of CGST Act stipulates specified amount of late fee for delay in filing in any of the following by respective due date: outward supply की statement, returns including the returns under QRMP, फिर final return। Amount equal an equal amount of late fees payable by such person under the respective SGST या UTGST as well। पेनल्टी देखो ध्यान रखना, अब वो क्या धमकी दे रहा है, कह रहा है मैं सेक्शन 47 हूँ, मैं हूँ CGST एक्ट का, मैं अपना बताऊंगा,
कि मेरी कितनी लेट फीस देनी है, और साथ साथ आपको SGST और UTGST भी देना है। मतलब कि उसके अंदर, उस एक्ट के अंदर भी बराबर फीस ही देनी है। मतलब एक तो लेट फीस ये वाली होगी, और एक लेट फीस आपकी इस एक्ट की होगी। पेनल्टी लेविएबल अंडर IGST शैल बी द सम ऑफ द टोटल पेनल्टीज, तो इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। लेट फी कैन बी वेव्ड ऑफ पार्शली और फुली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। Consequently, since the inception of GST law, late fee is being regularly waived off. जैसे ये वेव ऑफ ही करते आ रहे हैं। फॉर टैक्स पीरियड जून 21 ऑनवर्ड और क्वार्टर एंडिंग जून 21 और फाइनेंशियल ईयर 2021 एज द केस में भी लेट फी की रैशनलाइजेशन कर दी गई है। अब आपने देखते जाना है कि क्या क्या लेट फीस है। डिले इन फाइलिंग ऑफ GSTR1 और 3B एंड स्लैश और 3B, अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल from June 21 quarter ending June 21 onward by registered person is as under। अब आप GSTR1 में लेट हैं या GSTR3B में लेट हैं, तो भाई आपको कितनी फीस देनी पड़ सकती है देखते जाएं। अगर तो आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं who have a nil outward supply in that tax period, the total amount of tax payable in GSTR3B is nil as the case may be, तो भाई आपका 500 रुपये लगेगा। 250 रुपये इनका CGST वालों का लेट फीस, और आपका जिड़ा है CGST साथ साथ आपका स्टेट ये वाला सारा मिला के 500 हो जाएगा, 250 ईच जिड़ा है। ठीक है जी, इस तरीके से ये पेनल्टी लगेगी। अब रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दोज कवर्ड इन वन अबव, ये तो वो थे ना जिनका नील था। अब जैसे आप टर्नओवर है आपके पास और एग्रीगेट टर्नओवर आपका लेस देन इक्वल टू 1.5 करोड़ है, तो 2,000 रुपये लग जाएंगे, हजार हजार ईच। फिर अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ तक की है, तो बेटा 5,000 रुपये। देख रहे हो, यहाँ पे उसने लिखा है एग्रीगेट ऑफ टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 1.5 CR इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 5 करोड़ ग्रेटर देन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 1.5, मतलब कि ये आप ऐसा कहना चाहते थे 1.5 से ज़्यादा और लेस देन इक्वल टू 5 करोड़ तक। तो यहाँ पे जी 5,000 रुपये बोले गए हैं। ये किसकी फीस है सर? अगर आपने 3-1 और 3B लेट किए, ठीक है जी, 3-1 और 3B लेट किए। अब रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन 1 एंड 2 लेट फी अंडर 47, सर ये कौन से वाले हैं? सर ये कॉम्पोजिशन वाले हैं। GSTR4 लेट होगी है, कॉम्पोजिशन वाले की आपकी लेट फी ये रही सामने। वेयर द टैक्स पेबल इज निल 500, जहां टैक्स पेबल है वहां 2,000। तो अगर आप देखें यहाँ पे, यहाँ जो निल वाला था उसका 500 था, छोटे वाले का 2,000 ही था, बड़े टैक्स पेयर का 5,000 था। इनका निल में 500 ही है, और भाई अगर टैक्स है तो 2,000 है, तो थोड़ा थोड़ा तो मैच कर रहा है, आप समझ रहे हैं, ये चीज़ है। और सर क्या दिया हुआ? रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये वो नहीं जी। देखो ये तो उस क्वेश्चन में अभी नहीं चाहिए होगी, तो कोई बात नहीं, इसको और आगे पढ़ते हैं। ये डन वे लिखा हुआ, मतलब कि इसकी अब ज़रूरत नहीं मानी गई है। तो अब आप क्वेश्चन में आओ, वहाँ क्या कहता है वो, केड़ी फीस लगनी है पता करते हैं। आयुष्मान रजिस्टर्ड पर्सन है, इंट्रा स्टेट एग्रीगेट टर्नओवर 1.2 करोड़ है प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, रिटर्न भरी नहीं है। अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल 8 लाख है, दिखा दिया गया कि टैक्स है। ऑल इज सप्लाईज आर इंट्रा स्टेट, इज देयर एनी फी? यस सर, अभी तो पढ़ के आए हैं। तो भाई 1.2 करोड़ वाला है, तो आप समझ लो स्मॉल वाले में ही आएगा, टैक्स पेबल है बंदे का, तो अकॉर्डिंगली जो आंसर है वो आपको यहाँ से साफ ही दिखेगा। 2,000 रुपये की फीस लग जाएगी भाई, और क्या कह सकते हैं। लेट फी पेबल एज 2,000 रुपये, हजार हजार ईच। और देखते हैं, would your answer be different if the Ayushman has a aggregate turnover of 5 crore in the preceding? तो बड़े वाला टैक्स पेयर बना दो यार। बड़े वाले टैक्स पेयर में जी आप अभी पढ़ के ही आए हो, 5,000 रुपये की फीस लग जाएगी। ये देखो जी, ये वाली चीज़ लगा दी गई है, 5,000 वाली फीस। तो ये सारा आपने पढ़ लेना बिल्कुल अच्छे से। अभी एक और वेरिएशन बना सकते हैं। कहता जी अगर मान लो आपका आंसर क्या होता अगर टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल निल है, फिर वो लो वाली फीस लग जाएगी, ए पार्ट में ही, स्मॉल टर्नओवर वाले में ही, ठीक है जी। तो अब ऐसे में जी आपका अगर टैक्स पेबल निल है तो 500 रुपीज़ की फीस लग जाएगी।
देखो जी, आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। लेट फी लेविएबल इवन इफ द टोटल टैक्स इज नील, तब भी ये फीस लगनी है। और अगला सवाल देखते हैं जी, जीएसटी में। X of Haryana intended to start the business of supply of building material to various construction sites in Haryana. He has taken the voluntary registration under GST in the month of April. However, he has not commenced the business till December. बहुत टाइम बीत गया और ऑफिसर कैंसिल कर देगा। ऑफिसर ने सुओ मोटो कैंसिल कर दी रजिस्ट्रेशन। You are required to examine whether the action taken by the proper officer is valid in law. फिर उसके बाद वो रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए जाता है। आफ्टर 40 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर, डिपार्टमेंट कंटेंट्स की एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन कैन ओनली बी मेड विद इन 30 days। डिपार्टमेंट कहता है नहीं जी, सिर्फ 30 दिन के अंदर हो सकता है। और एक्स कंटेंट दैट पीरियड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन मे बी एक्सटेंडेड। इसमें हल्की सी एक अमेंडमेंट वाला जिक्र है। तो पहले आप लोग बेसिक्स पढ़ लो ये, कि कब कब प्रॉपर ऑफिसर कैंसिल कर सकता होता है आपकी रजिस्ट्रेशन को। प्रॉपर ऑफिसर मे कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन फ्रॉम सच डेट इंक्लूडिंग द रेट्रो एज ही डीम फिट। जहां पे जी बंदे ने एक्ट की प्रोविजन की उल्लंघना की हो। कॉम्पोजिशन पेइंग टैक्स, पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन हैज नॉट फिनिश द रिटर्न फॉर 3 periods। और बंदे ने जी पर रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दिस बी वाला हैज नॉट फिनिश द रिटर्न फॉर ए कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ 6 months। रेगुलर वाला आ गया। या बंदे ने जी देखो रजिस्ट्रेशन तो ले ली वॉलंटरली पर काम शुरू नहीं किया। या फ्रॉड विलफुल मिसस्टेटमेंट से रजिस्ट्रेशन ली। इस वजह से जो ऑफिसर ने किया वो वैलिड तो है, क्योंकि एक्स ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ली थी तो काम शुरू नहीं किया, 6 महीने हो चुके हैं। फर्दर वेयर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन इज कैंसल्ड सुओ मोटो बाय प्रॉपर ऑफिसर, सच रजिस्टर्ड पर्सन मे अप्लाई फॉर द रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन टू सच प्रॉपर ऑफिसर विद इन 30 days। हाँ जी, फिर जब आपको लगता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगी या गलत हुआ है, आप बचाना चाहते हो उस चीज़ को, फिर आपको कहा जाता है कि भाई आप ऐसा करो, अपनी एप्लीकेशन लगा दो कि ये रिवोक नहीं करना चाहिए। वो करना होता है 30 days के अंदर अंदर। ओवर सेट पीरियड ऑफ 30 days, मतलब कि ये 30 दिन का जो पीरियड है, ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन एंड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, बी एक्सटेंडेड फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 days by additional joint commissioner by further period not exceeding 30 days by commissioner। ओहो, तो इतना इतना पीरियड एक्सटेंड हो सकता। अपडेट वाली फाइल में चले जरा, रजिस्ट्रेशन का रेवोकेशन वाला पार्ट जड़ा है, वहां पे भी कुछ है जी बातें शायद लिख के आई हुई हैं। चेक करते हैं कि वहां रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में क्या लिखा है। देखो सर, ये आया रजिस्ट्रेशन एक्सटेंशन, सारी अमेंडमेंट्स कवर हो रही हैं इसमें सारी। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन और कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपकी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कैंसिल कर चुका है, आपको एक एप्लीकेशन लगानी है कि ऐसा नहीं किया जाए, मेरी रजिस्ट्रेशन ना कैंसिल की जाए। उधर टाइम लिमिट एक्सटेंड किया गया है इस डेट से। वो एक्सटेंडेड लिमिट क्या है वो हम क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं। मेरा मूड ये है कि मैं आपको ये दिखा भी दूं कि आपको अपडेट्स में भी दिया अगलों ने। With effect from 1/1/21, provision to Section 30 was substituted to permit the extension of time limit. Accordingly, time period for filing of application of revocation of 30 days from the date of service of order of cancellation on a sufficient cause and for the reason to be recorded may be extended in recorded in writing be extended। सर आम बंदे के पास पावर नहीं है, जाना आपको एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर के पास है, 30 दिन की एक्सटेंशन दे सकते हैं। कमिश्नर साहब फर्दर 30 दिन की एक्सटेंशन दे सकते हैं। मतलब कि ये ए के अलावा कॉन्सिक्वेंटली सीजीएसटी रूल हैज बीन अमेंडेड टू गिव इफेक्ट। अब कहता है रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन मे सबमिट एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द ऑर्डर। पहली बात तो ये है कि अगर आप चक्करों में नहीं पढ़ना चाहते तो 30 दिन में एक्टिव हो जाना। और अगर फिर आपके 30 दिन बीत गए और आप एडिशनल कमिश्नर साहब के पास गए, तो भाई जितना टाइम वो एक्सटेंड कर पाएंगे उसके अंदर अंदर आप कर सकते हैं। फिर आप कमिश्नर साहब के पास भी जा सकते हैं। ठीक है जी, ये चीज़ है। तो अब यही हम इस आंसर में देख रहे हैं कि 30 दिन होता है,
फिर 30 दिन ये एडिशनल और ज्वाइंट कमिश्नर कर सकते होते हैं, फर्दर और 30 दिन कमिश्नर कर सकते हैं। Thus, considering the provision, the contention of department is not valid. Add as extension can be sought. Extension मांगी जा सकती है टाइम की. Contention raised by X is valid in law. As extension is time limit is allowed on sufficient cause being shown and the reason to be recorded in writing. कहते हैं ये चीज होती है. तो अब आप इस तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या है. गीता सर्विस लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी is engaged in providing various services to government. The company provides information, following information in respect of service provided during the month of April. सर जब सर्विसेज की एग्जाम्शन पढ़ रहे थे गवर्नमेंट वाली सर्विसेज में बहुत चक्कर था कि जब हम सर्विसेज गवर्नमेंट को देते थे डेडिकेटेड क्वेश्चन उस पर आ गया. सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर क्लीननेस ऑफ रोड्स नॉट इन्वॉल्विंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स. सर प्योर सर्विस है एग्जाम्ट हो जाएगी, प्योर सर्विस है एग्जाम्ट हो जाएगी. आंसर के लिए तैयार रहो. Supply of manpower for cleanness of road not involving supply of any goods exempt direct. अगला सर, अगले में देखें क्या हुआ. सर्विस बाय फेयर प्राइस शॉप ओन्ड बाय गीता सर्विस लिमिटेड बाय द वे ऑफ सेल ऑफ शुगर. और राशन कार्ड वाले एग्जाम्पल, पुराने ज़माने में राशन कार्ड होते थे, फिर वहां जाते थे डिपू पे, शुगर मिलती थी, कैरोसिन ऑयल मिलता था, ये वो वाली बात है. अंडर पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ कमीशन. पढ़ा हुआ सर, एग्जाम्ट होता है, कोई टेंशन ही नहीं. एक एक सीन स्टोरी बना के समझाया हुआ, कैसे भूल जाओगे. देन और आगे चलो. सर्विस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट इन अ म्युनिसिपल एरिया इन्वॉल्विंग द रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टेंट लाइट्स. देखा आपने, आपकी गली में भी बहुत बार होता है, वो बल्ब चेंज कर रहे होते हैं, मशीन लगा के ऊपर चढ़े होते हैं. एंड अदर स्पेयर अलॉन्ग विद मेंटेनेंस. अब इसमें कहानी ये आ जानी है कि इसमें लाइट एंड अदर स्पेयर 35% ऑफ द वैल्यू ऑफ सर्विस है भाई. गुड्स भी आगे, गुड्स भी आगे, फिर एक रेशो होती थी भाई, रेशो. कॉम्पोजिट सप्लाई होगी है. अगर वैल्यू ऑफ गुड्स कॉन्स्टिट्यूट नॉट मोर देन 25% तो माफ होगा, पर इसमें तो 35% है, इसलिए इस पे टैक्स लगेगा, बिल्कुल 100% लगेगा. सर्विस ऑफ ब्राउचर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका 70% खर्चा बॉर्न बाय गवर्नमेंट है, ये भी पड़ा हुआ है. तो भाई उसने लिखा है सर्विस ऑफ ब्राउचर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड अंडर ए ट्रेनिंग प्रोग्राम टैक्सेबल. 70% खर्चा गवर्नमेंट के पास है. एक लिमिट इसमें भी होती थी. 75% और मोर अगर टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट मेट कर देती तो ये एग्जाम्ट हो जाता. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेयर टॉपिक में से क्वेश्चन है जो आप इतने अच्छे से वैसे नहीं करते होते. तो जिन बच्चों को बिल्कुल इसका कुछ पता नहीं चला, उन्हें एडवाइस ये है भाई, अब आप एग्जम्प्टेड सर्विसेज मॉड्यूल में से पढ़ें, सब पता चल जाएगा. सर आगे एक फिर फ्लैट थ्योरी क्वेश्चन आ गया. एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि क्रेडिट होते वक्त भी आप यूज नहीं कर पाएंगे, थोड़ी पेमेंट तो कैश पे करनी पड़ेगी, जिसे मर्डर ऑफ जीएसटी भी कहा गया था. तो उसकी कुछ एक्सेप्शन है कि कई लोगों पे वो रूल लगता नहीं है. तो सारी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कली कली डिटेल में लिख के यहाँ पे समझा दी हुई है. अब ये तो भाई आपको पता होना चाहिए, ये थ्योरी तो आपने बहुत बार देखी है. तो ये सब चीज से जीएसटी का अब आरटीपी ओवर होता है. तो टैक्सेशन में मतलब कि इनकम टैक्स एज वेल एज जीएसटी दोनों आरटीपीज अब आपके डिस्कस करा दिए गए हैं. अगली जो वीडियोस आएंगी वो कॉस्ट के रिगार्डिंग आएंगी. ओके जी.